हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम थे क्लास 7 की ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर पे और इसके फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और फिर इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में बात की हमने, जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्कानो। तो अगर वो वीडियो मिस कर दिया हो तो ये भी देखना, वो भी देखना। शुरू यहाँ से भी कर सकते हो। चीज़ों में कुछ खास लिंकिंग नहीं है, बाद में भी आप रिलेट कर ले जाओगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है मेजर लैंडफॉर्म्स। और अगर आपको याद हो तो इसी नाम से एक पूरा चैप्टर है क्लास 6 में, और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप उस वीडियो पे रेफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम बस ये जानेंगे कि लैंडफॉर्म्स में किन किन चीज़ों का क्या क्या रोल होता है। तो बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब क्योंकि हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो फिर हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे होंगी। तो सबसे पहले वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब है अर्थ की सरफेस पे या सतह पे मौजूद रॉक्स का नष्ट होना या टूटना। अब इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, चाहे वो हीट की वजह से हो या फिर समुद्र की लहरों से टकरा के। अब दूसरा, इरोजन का मतलब क्या होता है? तो इरोजन का मतलब होता है इरोड करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। जैसे मिट्टी को हवा उड़ा के या पानी बहा के लेकर जाती है, या फिर ग्लेशियर्स के टर्म में बात करें तो जब ग्लेशियर्स नीचे से पिघलती हैं तो ऊपर वाले आइस को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करके लेकर जाती हैं। तो यही है इरोजन। अब तीसरा, डिपोजिशन। जब वो इरोडेड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो दूसरी जगह पे वो इकट्ठा होने लगता है, और इसी को हम डिपोजिशन बोलते हैं। अब अगर तीनों को एक साथ देखें तो वेदरिंग हुई तो पत्थर छोटे छोटे पीसेज में टूटे और मिट्टी बनी। फिर सॉइल इरोजन हुआ, वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची और इकट्ठा हुई, तो हो गया डिपोजिशन। और अब इन सब के कारण जो चेंजेस हुए अर्थ के सरफेस पे, वही हो गया लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये बड़े स्केल पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्क ऑफ अ रिवर की, लेकिन उससे पहले साइड के कुछ फैक्चुअल चीज़ों को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है, एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल्स, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेनेजुएला कंट्री में लोकेटेड है। और दूसरा नियाग्रा फॉल्स जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 2 कंट्री यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बीच लोकेटेड है। और तीसरा विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2 कंट्री जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर्स के बीच लोकेटेड है। तो ये था कुछ फैक्ट्स जो अब हम आते हैं वर्क ऑफ अ रिवर पे। तो रिवर्स यानी नदियों को तो हम सभी जानते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों में पर्वतों से निकलती हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह पर बहती हुई जाती हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच वो कई सारी चीज़ों का फॉर्मेशन भी कर देती हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम इसी बात पे फोकस करेंगे कि एक रिवर किस केस में कैसी चीज़ें क्रिएट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटरफॉल की, मतलब झरने की। तो जब एक नदी बहती है उसका पानी सामने आने वाली चीज़ों को काटता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन जब ये नदी किसी पथरीले ढलान से या घाटियों वाले ढलान से आकर अपनी तेज़ बहाव के कारण डायरेक्ट नीचे गिरने लगती है, तब इसी सीन को हम वाटरफॉल या झरने के नाम से जानते हैं। तो अब झरने से नीचे गिरने के बाद मोस्टली केसेस में नदियाँ प्लेन एरियाज़ में या फिर समतल स्थानों में बहना स्टार्ट करती हैं, और साथ ही कई कई स्थानों से बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्म करती हैं। मतलब इसका हम बड़े बड़े मोड़ बोल सकते हैं उसको, ठीक वैसे ही जैसे सांप चलते हैं उस तरीके से। और इन्हीं बेंड्स को हम मिएंडर्स के नाम से जानते हैं। अब लगातार इरोजन और डिपोजिशन होने की वजह से मिएंडर्स पे आगे से मिट्टी इकट्ठा होने लगती है, और लगातार ऐसा होने की वजह से वो एरिया नदी से अलग हो जाता है, और उस जगह पे नदी का रास्ता स्ट्रेट हो जाता है, और जो बचा हुआ कर्वी एरिया होता है वो एक लेक बन जाता है, क्योंकि उसमें पानी नदी वाला तो होता ही है, और उसको हम ऑक्सबाउ लेक बोलते हैं। और कभी कभी हमको नदियों का ओवरफ्लो भी दिखता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। लेकिन बाढ़ अपने साथ साथ अच्छी मिक्स्ड और फर्टाइल सॉइल्स भी लेकर आती है, जिसकी वजह से हमें फ्लडेड एरियाज़ में पानी सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टियाँ, जैसे जिसको हम फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन भी बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है। और फ्लड की ही वजह से नदी के किनारे खिसक कर जब आगे बढ़ जाते हैं तो इस बात को हम लेवीज बोलते हैं, इसको हम लेवीज बोलते हैं इस टर्म को।
और फिर नदियाँ जैसे जैसे समुद्र की तरफ आगे बढ़ती हैं उनके बढ़ाव की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और वो नदी कई कई हिस्सों में टूट जाती है, जिसको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, और उसका पानी सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसीलिए यहाँ पे उसको हम डिस्ट्रीब्यूटी के नाम से जानते हैं। और अब डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने के बाद नदियाँ इतनी स्लो फ्लो करने लगती हैं कि जो भी डिपॉजिट्स अपने साथ वो लाई होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ पे जाके कलेक्ट होने लगता है, जिससे फॉर्म होता है डेल्टा। तो ये था हमारा वर्क ऑफ अ रिवर। और इसके बाद वर्क ऑफ द सी वेव्स हमारा, और वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड रह जाता है। तो ये वाला थर्ड पार्ट में हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।